अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, आलमी अदालत इंसाफ ने 13-2 की अक्सरियत से अहम तरीन फैसला आज सुना दिया। इजराइल को रफ़ा पर हमला न करने का हुक्म दे दिया गया। इजराइल गाज़ा में जारी ऑपरेशन को फौरी रोके, ये हुक्म भी दे दिया गया। फिर ये बताया गया कि रफ़ा में 8 लाख फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं। इजराइल अदालती हुक्म की तामील की रिपोर्ट अदालत में 1 माह के अंदर पेश करे। अच्छा, अब ये जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त थी जिस पर ये मामला ICJ में सुना जा रहा था, और इस दरख्वास्त की समाअत के दौरान जनूबी अफ्रीका की जानिब से कुछ दलाइल दिए गए थे और ये कहा गया था कि रफ़ा में जो फ़ौजी ऑपरेशन किया जा रहा है तो गज़ा में जारी फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का ये आखिरी मरहला है। फिर ये भी कहा गया था कि दिफा का हक़ नस्ल कुशी का जवाज़ फराहम नहीं करता, फ़लस्तीनियों को बचाने के लिए इजाफी इक़दामात की ज़रूरत है। तो जनूबी अफ्रीका की जानिब से अदालत से ये इस्तदा की गई थी कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए इजराइल के हमले रुकवाए जाएँ, जिस पर अदालत ने यह फ़ैसला जारी कर दिया है और कुछ अहकामात ये सामने आए कि गज़ा में नस्ल कुशी की तहक़ीक़ात की जाएंगी। फिर इजराइल अक़वाम मुत्तहिदा के फैक्ट फाइंडिंग मिशन को गज़ा तक रसाई देगा। मगर सवाल यहाँ पर यह नाज़रीन कि क्या इजराइल इन सब अहकामात पर अमल करेगा और इन तहक़ीक़ात के बाद क्या अकाउंटेबिलिटी भी होगी? इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज़कियाकार नज़्मुल साक़िब साहब, राव खालिद साहब और साक़िब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नज़्मुल साक़िब साहब, इससे पहले भी एक कोर्ट ऑर्डर आया था सामने ICJ का और उसमें यहाँ तक महदूद कर दी गई थी बात कि इजराइल अपनी पावर में जो कुछ कर सकता है वो करे जेनोसाइड को रोकने के लिए, मगर सीज़ फायर की बात उस कोर्ट ऑर्डर में नहीं थी। आज ये भी सामने आ गई ये बात, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कोर्ट ऑर्डर बाइंडिंग है? रामीन, देखिए, अब तो खुल के सामने आ चुका कि चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, उसकी सिक्योरिटी काउंसिल हो, जनरल असेंबली हो, ये आलमी इंसाफ की अदालत हो, कोई भी मल्टीलैटरल फोरम हो, दुनिया का कोई भी ऐसा मकाम हो जहाँ पे कोई फैसला हो सके सैंक्शंस की, और वो सज़ा वाली बात तो बाद में आती है। तो उसमें हमने ये देखा कि एक तरफ से मजबूती से अमेरिका, उसके हवारी इजराइल के पीछे हैं, और दूसरी तरफ बड़े ही यानी इस्तिकामत से मुसलमान उम्मा और बाकी सारी दुनिया, सवाए चंद उन ममालिक के जिनमें के आपके लातीनी अमेरिका के कुछ ममालिक आते हैं और ये जनूबी अफ्रीका आता है। देखिए, ये जो फैसला भी आया है ना जी, अभी अगर आप इसको गौर से पढ़ें कि क्या क्या चीज़ें इसमें आई हैं, तो आपको ओवरऑल जो आपको इम्पैक्ट मिलता है वो ये है कि किसी बच्चे को शरारत से रोका जा रहा है और उससे कहा जा रहा है कि बच्चे ऐसी बातें नहीं करते, अगर तुम इस तरह से करोगे तो आइंदा जो है ना वो तुम्हें डांटूंगी मैं, कुछ इस किस्म की बात। अब ये है कि ये कहना कि जी 1 महीना लगा के ये होगा और यूनाइटेड नेशंस को रसाई दे और इन्वेस्टिगेशन होगी, और मेरे बाबा किस चीज की इन्वेस्टिगेशन करनी है? आपने क्या इन्वेस्टिगेट करना है? आपके सामने टीवी स्क्रीन पे मौजूद है। आपके अपने इजरायली जो आपकी हुकूमत है वो बताती है तकरीबन रोजाना 2-3 दफा इतने मर गए, इतने फलस्तीनी, इतना फलाना, हमास को ये कर दिया, फलस्तीनियों को ये कर दिया। तो मुझे ये बताइएगा रामीन कि तहकीकात किस चीज की? ये है पहला आपका वो जो एक कॉन्ट्रडिक्शन होती है ना, पैराडॉक्स होता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। इंसानी हुकूक की पामाली तो एक तरफ रही, यहां तो इंसान ही गायब हो रहे हैं, तो किस किस्म की पामाली? यहां पे तो इंसान ही नहीं है। और अमेरिका ने और इसराइल ने सोच रखा है कि जब तक, ये याद रखिएगा कि ये जो 1-1 महीना आगे, पिछली दफा भी 1 महीने की बात हुई थी, इस दफा भी 1 महीने की बात हुई है, और फिर वो यूनाइटेड नेशंस को रसाई दे कि वो तहकीकात करें, तो अगर उसने कह दिया नहीं तो बात खत्म हो गई। फिर यह है कि इस फैसले में आपने कहीं नहीं देखा होगा कि उन्होंने बताया हो कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपको हम ये सजा दिलवाने के लिए तजवीज करेंगे, और ये बात हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले करेंगे, क्योंकि सैंक्शनिंग अथॉरिटी ये होगी। अब उसमें चूंकि आपने सजा नहीं बताई, कुछ इसलिए भी कि आपकी वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी इस अदालत के पास है नहीं। सीधी सी मैं आपको बॉटम लाइन बताऊं, ये बाकायदा तौर पे कार्रवाई है, इसमें किसी किस्म की कारकर्दगी को ना देखें, और इसमें सिर्फ ये देखें कि वो 2 लोग, अच्छा हत्ता के 13 ने कहा ना, 2 ने कहा कि नहीं। मैं हैरान होता हूं ये किस किस्म की दुनिया में हम आजकल रह रहे हैं। हमारे सामने बहीमाना जुल्म हो रहा है, हमारे सामने लोग कत्ल हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हम सियासत कर रहे हैं, और फिर हम ये कहते हैं कि हम चैंपियन हैं। वेयर इज दैट
ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन यूनाइटेड नेशंस की, Right. किधर है यूनाइटेड नेशंस? और फिर यह है कि मुसलमान ममालिक को तो आप छोड़ दीजिए, दुनिया में किसी जगह पे भी क्या ये बात हो रही है कि ये किस किस्म का मजाक है? तो मुझसे आप पूछेंगी, 35 साल का सिफारतकारी का तजुर्बा है मेरा, उसकी बुनियाद पे मैं ये कहूंगा कि ये सीधी सी कार्रवाई है। अच्छा। और इसमें से 1 महीने बाद भी आपको नजर आएगा नहीं मिलेगा। कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये मामला भी खत्म नहीं हुआ। अभी ये रिपोर्ट आएगी, फिर साउथ अफ्रीका को कहा जाएगा जी अब आप दोबारा बोले क्या आपके तहफुजात दूर हो गए हैं, फिर साउथ अफ्रीका, कोलंबिया वगैरह जो अपने तहफुजात फिर से बताएंगे, चलता रहेगा। और दरियसना मीनवाइल क्या होगा, ये जो 35,500 आपके हैं यानी गजा के जो शहीद हुए हैं, ये 40 हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। और रफा का जो जिक्र आ रहा है, रफा का जमीनी ऑपरेशन तो मेरे नॉलेज के मुताबिक शुरू हो चुका है, उसकी तो तैयारी हो चुकी है। अब आलमी अदालत कह रही है कि जमीनी ये रोका जाए ऑपरेशन, रफा में ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। यार ये किस किस्म का मजाक हमारे साथ आलमी अदालत कर रही है, यकीन कीजिए बड़ी तकलीफ होती है। ठीक है राव खालिद साहब, एक तो ये कि आपको इस फैसले में क्या लकूनात नज़र आ रहे हैं, और दूसरा ये कि इस पर अमल दरामद होता है या नहीं, ये तो सवाल तो चले अपनी जगह है, मगर क्या ये एक लीगल और मॉरल डिफीट है इजराइल के लिए और उसके सपोर्टर्स के लिए? मैं जान के अमान पाऊंगा रजू साकिब साहब से ज़रा पहली दफ़ा इख्तिलाफ करने की जसारत कर पहली दफ़ा एक तो आप जी यानी इस किस्म का पहली दफ़ा ऑनलाइन ऑन एयर पहली दफ़ा। देखिए आप एक इसराइल की जो है उसकी ताकत और उसका असर नफूज और उसकी सपोर्ट जिस किस्म की है अमेरिका में और मगरब में, उसमें ये ऑर्डर का आना ही बड़ा गनीमत है। तो इसका मतलब है कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। कल हमने देखा नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने उसको सियासत के तौर पे तस्लीम किया और प्रेशर बढ़ रहा है दिन ब दिन। अमेरिका के लिए ये एक भारी पत्थर इसराइल बन चुका है। और ये जो चीज़ें हो रही हैं अब, ये बुनियादी तौर पे जो आलमी अदालत इंसाफ है उसने अपना 28 अप्रैल का ऑर्डर जो है ना रिव्यू किया है। उस पर मेरा ख्याल है हम पहले ये सोच रहे थे जिस दिन 28 अप्रैल का हुआ था, हमारा ख्याल ये था कि बस ये वो जो कहते हैं गोगलों से मिट्टी झाड़ दी है और अब ये बिल्कुल लटक जाएगा, कुछ नहीं होगा इसके ऊपर। लेकिन उन्होंने 1 महीने के बाद ही उसको दोबारा टेकअप करके, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरे हिसाब से चीज़ है, 2 इम्पॉर्टेंट पहलू। आपने पहले एक सवाल किया था कि क्या इसका बाइंडिंग इफेक्ट होगा, दूसरा उन्होंने लिखा है ऑर्डर में कि ये बाइंडिंग इफेक्ट होगा इसका, और तमाम पार्टीज जो भी कंसर्न पार्टीज हैं उन सब पे ये बाइंडिंग होगा इसके ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना। दूसरी जो बात है वो जेनोसाइड का आर्टिकल 2 और 3 इन्वोक हो गया है और उसकी तहकीकात का ऑर्डर कर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग सीरियस अबाउट इट। जब आप जेनोसाइड पे दस्तकशी के ऊपर जब आप क्लियरली, पहले तो जा ही नहीं रहते इसके ऊपर, वो अब वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर अब तहकीकात होंगी और ये अनहिंडर्ड होंगी, कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा। और इसराइल और जितने भी इदारे हैं जो भी मुतलका, वो पूरी तरह कोऑपरेट करेंगे, जो यूएन अम्ब्रेला के नीचे होता है या ह्यूमन राइट वॉच के नीचे होता है। जिस तरह से भी उसका वो प्रोसेस एक अगर डिटर्मन होता है तो उसके यानी हम खुशगुमानी इसके बारे में रख सकते हैं कि ये होगा। फिर उन्होंने अनहिंडर्ड सर्विसेज जो आवाम के लिए सहूलतें ट्रांसपोर्टेशन की, फूड की और सेहत के हवाले से जो है उसकी उन्होंने कहा है कि जी ये होंगी, और उसके ओपन लैंड क्रॉसिंग्स उसकी होंगी। रफ़ा का तो हमने पहले यानी बुनियादी ऑर्डर तो ये रफ़ा पे ऑफेंसिव उसका उन्होंने कहा फौरी तौर पे फौजी एक्शन ख़त्म किया जाए और रोका जाए उसको। और उसके ऊपर ये जो उन्होंने ऑर्डर किया है अनहिंडर्ड क्रॉसिंग्स और सेहत के हवाले से जो सामान जा रहा है, खुराक के हवाले से जा रहा है, लोगों को सहूलियत के हवाले से है, उस हवाले से उन्होंने कहा है जी इसके ऊपर कोई रुकावट नहीं होगी। और इसराइल 1 महीने के अंदर इसके ऊपर प्रोग्रेस बताएगा कि हमने ये खोल दिया है, ये रास्ता खोल दिया है, ये सपोर्ट आ गई है, ये सारा। और वो रिपोर्ट साउथ अफ्रीका के साथ शेयर की जाएगी। साउथ अफ्रीका फिर उसके ऊपर बताएगा कि इसराइल ने सच बोला है कि नहीं बोला। ठीक है। और एक चीज़ जो इसराइल की फेवर में कह लें इसमें है, वो है होस्टेज की अनकंडीशनल रिलीज। उन्होंने कहा है कि हमास की तरफ से की जाए, आलमी अदालत इंसाफ ने उसको कहा है। और 13/2 का फैसला आपने जैसे कहा जी, उसमें अफसोसनाक पहलू एक ही है
कि OIC को शायद पता नहीं कि वहाँ पे क्या हो रहा है इसराइल और फ़लस्तीन में और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अच्छा। सिर्फ साउथ अफ्रीका को पता है, आलमी अदालत इंसाफ को पता है, बाकी दुनिया को शायद बहुत कम पता है, और OIC को तो बिल्कुल पता नहीं है। जी। ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है, इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है कि मुसलमान ममालिक ख़ास तौर पे जो है वो बिल्कुल पड़ोस में बैठे हैं, आंखों से देख रहे हैं, आई विटनेस भी हैं और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी है, ज़ाहिर उनकी इंटेलिजेंसेस भी होंगी, उनके अपने लोग भी होंगे जो उनको रिपोर्ट कर रहे होंगे। तो मुझे कोई उनकी नज़र नहीं आती कोई हलचल हो, कोई थोड़ी सी कोई जुम्बश हो, वो जुम्बश ही कोई नहीं बिल्कुल। राव खालिद साहब जरा एक कंफ्यूजन दूर करें, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। अहकामात आ गए ICJ के, ठीक है, अहकामात दे दिए इजराइल को। अब आपने कहा कि बाइंडिंग भी है, इसके अंदर लिखा हुआ है, चले बाइंडिंग भी है, लेकिन क्या ये भी लिखा हुआ है कि अगर इस पर अमल दरामद फिर भी नहीं करता इजराइल अगर अपने बॉर्डर्स अभी भी नहीं खोलता ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए, गाजा तक रसाई के लिए, UN रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, तो फिर होगा क्या इजराइल के साथ? ये तो नहीं लिखा हुआ ना फैसले में, तो फिर यहाँ पर एक लकूना तो हमें मिल जाता है। ये ऑब्वियसली ये एक कहने के उसका प्रोसेस होता है। उन्होंने अभी उसके ऊपर जो उनके सामने चीज़ें आई हैं उसके हिसाब से उन्होंने फैसला दे दिया। अच्छा। अगली रिपोर्ट जो उन्होंने मांगी है रास्तों के हवाले से, सप्लाई के हवाले से 1 महीने के अंदर, कि इसराइल उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर रिपोर्ट देगा अपनी। वो रिपोर्ट साउथ अफ्रीका के साथ शेयर होगी। साउथ अफ्रीका अगर कहेगा कि ये गलत रिपोर्ट है, फिर उसके बाद अगला मरहला यकीनन प्यूनिटिव मेजर्स का आएगा उसके ऊपर कि किस तरह से उसको करना है। लेकिन जाएगा फिर वो UN सिक्योरिटी काउंसिल या UN के पास ही जाएगा, क्योंकि वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, या अमेरिका कुछ कर सकता है इसके ऊपर। अमेरिका अगर करने पे आए तो फिर तो ये मसला ही कोई नहीं ना, फिर तो ये बड़ी जल्दी ये मसला हल हो सकता है। लेकिन अमेरिका को कोई करना नहीं चाह रहा, इसलिए ये जो मैं कहता हूँ कि ये गनीमत है, जो कुछ हो रहा है ये भी गनीमत है जिस तरह से वहाँ पे हो रही है, क्योंकि बहुत से मुल्कों को, मैं यही इस्लामी ममालिक की जो मैं बात कर रहा हूँ, कम अज़ कम अब आलमी अदालत इंसाफ ने कह दिया, खुदा के लिए उस फैसले की आड़ में ही को 2-4 जुमले बोल दो, उनकी हमायत कर दो इसराइलियों की, और थोड़ा सा हौसला पकड़ो और इस मामले को हल, इस फ़लस्तीनियों की हमायत में कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो। बिल्कुल गुंग होके बैठे हो आप तो, सुमन बुकमन जिसको कहते हैं, तो ये कम से कम हौसला इससे तो पकड़ ले। ये मेरा ख्याल, इसलिए मैं कहता हूँ ये खुशाइंद है कि थोड़ा सा शायद हमारे लोगों को भी हौसला मिले। जी साकिब, एक हमारे पास पेसिमिस्टिक ओपिनियन आई है, एक ऑप्टिमिस्टिक ओपिनियन आई है इस फैसले को लेके। आपको क्या लगता है कितना इफेक्टिव होगा ये फैसला? क्या सिग्निफिकेंस है आज के इस फैसले की? आज की जो फ़ैसला है, मैं उस तनाज़ुर में देख रहा हूँ कि ख़ुद ही आलमी अदालत इंसाफ ये कह रही है कि 28 मार्च को उन्होंने ये कहा था कि जो वहाँ पे एक इंसानी बहरान पैदा हो रहा है गज़ा में, उस हवाले से इक़दामात किए जाएं। डायरेक्ट उन्होंने कोई बड़ा ऑर्डर नहीं किया था, लेकिन वो खुद ही साथ कह रहे हैं कि आज तकरीबन 2 माह के बाद जब वो बैठे हैं, 2 माह के बाद ये फैसला दे रहे हैं, तो वो उससे अबतर हो गया है। मतलब उस फैसले पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। उस वक्त भी इसराइल ने ये कहा था कि वो इस किस्म के जो डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली उन्होंने कहा था कि हम जो है वो पाबंद नहीं है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है बहुत। जो राव खालिद साहब जो बात की, राव खालिद साहब ने इस हद तक तो बिल्कुल कम से कम आलमी अदालत इंसाफ कुछ रिकॉर्ड पे तो चीज़ें लाई है ना, उस पर अमल दरामद तो होगा या नहीं होगा, लेकिन रिकॉर्ड पे आना भी बड़ी बात है। मेरा ये ख्याल है कि इसराइल जिस तरह पूरी दुनिया जो है उसके पीछे, जो ख़ास तौर पर जो मगरिब है उसके पीछे खड़ा होता है, उस तरह रिकॉर्ड पे चीज़ें आना जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें ख़ास तौर पर जो जनूबी अफ्रीका है उनका रोल आप देखें। दूसरी तरफ OIC तो चले बोल नहीं रही है, जनूबी अफ्रीका जो है अभी 6 मई को जो रफ़ा में जो शुरू किया उन्होंने वहाँ पे, और वहाँ पे कितने लोग जो है वो अफेक्ट हुए, 8 लाख अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जो है वो लोग वहाँ से उनको निकलना पड़ा, वहाँ से बाहर जो है वो जाना पड़ा। तो अब जो ऑर्डर हुआ है आलमी अदालत इंसाफ का, इस पे किस तनाजुर में देखा जाएगा, तो जो इसराइली तर्जुमान है उनका बयान भी जो है वो आया है, अभी आया है। उन्होंने कहा है कि हम अपने शहरियों की हिफाजत के लिए हर जो है वो हर एंड पे जाएंगे।
तो इसका मतलब ये है कि अभी जैसे ही फैसला उन्होंने सुनाया है, साथ ही उनका जो है वो जवाब आ गया है कि हमसे जो है वो कोई तवक्को ना रखें। 28 मार्च को भी ये कहा गया था कि आप जो इंसानी अलमिया एक जन्म ले रहा है उस हवाले से इकदाम करेंगे, कुछ भी नहीं किया इसराइल ने। आज ऑर्डर हुआ है, इस हवाले से भी उनको कहा गया है कि आप इकदाम करके और इस पे इम्प्लीमेंट करके इसके हवाले से आप जो है वो बताएंगे, और जो फैक्ट फाइंडिंग जो मिशन है गजा तक उसकी जो रसाई जो है वो यकीनी बनाएंगे। अब 2, 3, 4 किस्म के ऑर्डर्स हैं मुख्तलिफ, उसमें क्या वो इम्प्लीमेंट करेंगे वो इसराइली जो तर्जुमान है उसका बयान जो है वो आ चुका है। बहरहाल वर्ल्ड पर, दुनिया पर कम से कम रिकॉर्ड पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, जिस तरह जो यूरोप के कुछ ममालिक ने जो है वो फ़लस्तीनी रियासत के तौर पर तस्लीम भी किया, और चीज़ें जो है वो मेरा ख्याल है कि कम से कम लोगों को, या जिस तरह हमने देखा कुछ हफ्ते कबल कि जो यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ के स्टूडेंट्स थे वो बाहर निकले, गज़ा के लिए बाहर निकले, गज़ा के लिए आवाज़ उठाई, और वहाँ पे जो जुल्म सितम हो रहा है उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। तो इसका मतलब ये है कि असर तो हो रहा है दुनिया पर, या वहाँ बसने वाले लोगों पर असर तो हो रहा है, लेकिन उसकी जो अमली सूरत है वो हमें जो है वो वहाँ पे नज़र नहीं आ रही। अब ये तवक्को ही की जा सकती है कि कम से कम जो मुस्लिम ममालिक हैं वो भी अपना इफेक्टिव रोल जो है वो उसमें किरदार जो है वो अदा करें, ताकि कम से कम प्रेशर तो बिल्ड हो, प्रेशर बढ़े। आलमी अदालत इंसाफ में अगर जनूबी अफ्रीका इतना अहम रोल जो है वो किरदार अदा कर सकता है तो हमारी तरफ से भी आना चाहिए। ये जो फैसला आया इसमें 14 जो मुख्तलिफ ममालिक थे उनके जजेस थे, और एक एडहॉक जज जो है वो इसराइल की तरफ से भी जो होता है वो नुमाइंदगी के तौर पर वो आखिरी बात के इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी कोई सॉलिड किस्म का कोई मैकेनिज्म नहीं है आलमी अदालत इंसाफ के पास। ये भी एक रिकॉर्ड की बात है कि वो किस तरह इम्प्लीमेंट करवाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, रिकॉर्ड स्ट्रेट रखना बड़ा ज़रूरी है, मगर इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक होती है, किस हद तक अकाउंटेबिलिटी होती है, ये भी उससे ज़्यादा अहम सवाल है। यहाँ लेते हैं ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। सियासी मंजरनामा किसी सूरत सेटल होता नज़र नहीं आ रहा है। मुफाहिमत और मुज़ाकरात की आवाज़ें हर थोड़े दिन बाद उठती हैं, मगर फिर मुज़ाहिमत और जारहियत ज़ोर पकड़ लेती है। हुकूमत कई बार बानी तहरीक इंसाफ को बैठ कर बात करने की दावत देती रही, मगर बानी का बयान सामने आता रहा कि सियासतदानों के पास जब मैंडेट ही नहीं है तो फिर उनसे क्या बात की जाए। फिर रिसेंटली बानी की स्टेटमेंट ये सामने आई जिसमें उन्होंने आम माफ़ी देने, बातचीत करने और साथ मिलकर चलने की ख्वाहिश जाहिर कर दी, और ये कहा कि मुल्क और कौम की खातिर सीज़ फायर होना चाहिए। मगर फिर पीटीआई पर एक बार फिर मुश्किलात बढ़ती नज़र आ रही हैं। रऊफ़ हसन पर हमला हो जाता है, तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में जो मरकज़ी दफ्तर था वो सील कर दिया जाता है। फिर दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के लिए इकट्ठे नज़र आ रहे हैं। तो ये सियासी इस्तेहकाम क्या एक शराब बनता जा रहा है जिसकी ख्वाहिश तो हर एक के दिल में है, मगर ये इतना फार फेस्ट है कि इसका कोई सिरा हाथ आता नज़र नहीं आ रहा। इसी पर बात कर लेते हैं। राव खालिद साहब, ये जो एक ख्वाब था कि इलेक्शंस होंगे, उसके बाद रावी चैन ही चैन लिखेगा, सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा, सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी, क्या ये ख्वाब ही रह जाएगा? देखिए, वो कहते हैं वी आर नॉट लिविंग इन नॉर्मल टाइम्स। ये सूरत हाल जो है मामूल की तरफ क्यों नहीं आ पा रहे जी। ऑलमोस्ट कह ले, लेकिन बीच में को थोड़ा सा आता था, अब तो बिल्कुल ही वो भी जो बीच पे रिस्पाइट यानी एबनॉर्मलिटी हैज बीन द नॉर्मल नजर नहीं आ रही उस तरह से। हाँ जी, हाँ जी। ये बेसिक क्वेश्चन तो ये है कि क्यों नहीं इलेक्शन के बाद जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो क्यों नहीं हो रहा, मामलात नॉर्मलाइजेशन की तरफ क्यों नहीं आ रहे, मामूल की तरफ क्यों नहीं हो रही चीज़ें, बल्कि आए रोज़ जो है वो तनाव में बतदरीज इजाफा होता चला जा रहा है। भले इदारों के दरमियान हो तनाव, भले सियासी जमातों के दरमियान हो। अब इस पे सोचने की बात यह, मैं कंस्पिरेसी थ्योरी पे इतना यकीन नहीं रखता, फैक्ट्स हों तो ठीक है बंदा उसको देखता है, लेकिन इसमें मुझे मजबूरन ये कहना पड़ रहा है कि कौन है जो नहीं चाहता कि मुल्क में
सियासी अफरा तफरी ख़त्म हो, सियासी इस्तेहकाम आए, 24 करोड़ आबादी का मुल्क, न्यूक्लियर मुल्क, उसमें सुकून हो और एक नॉर्मल प्रोसेस हो डेमोक्रेटिक या बाकी। तो मैं यानी कह लें कि एक नॉन बिलीवर हूँ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे, लेकिन स्टिल आई बिलीव नाउ स्टार्टेड बिलीविंग अच्छा। कि इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स जो है ना बाहर के हैं, जो अगयार की बैरूनी साजिश। शहबाज शरीफ साहब की अगर उर्दू में इस्तेमाल करूँ तो जी, अगयार की साजिश जो है ना उस पर कुछ ना कुछ आसार, कुछ ना कुछ गड़बड़ ऐसी है जो हो रही है। और उसकी सपोर्ट में मैं बड़े बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, इंटरनेशनल मामलात में बड़ी गहरी नज़र है, तारीख़ का इदराक रखते हैं, बड़े सीनियर साफ़ी हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। उनका ट्वीट है अच्छा, जो मेरी इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे यकीन को बढ़ा रहा है। ओके। उन्होंने कहा है कि IMF चाहता है, रेट्स जो बढ़ाने की बात कर रहा है, कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी सूरत हाल हो जाए जैसी कश्मीर में हुई थी और लोग सड़कों पे निकल आए। अच्छा, तो ये नहीं तो बहुत IMF तशवीशनाक को या सूरत हाल है। अगर USA इस को किस्म इससे की क्या कोई मिलेगा? जो चीज़ है ये तो वो ही बता सकते हैं कि वो क्यों ये करना चाह रहे हैं। अच्छा, और क्या उनका मतमा नज़र क्या है पाकिस्तान के अंदर, वो किस किस्म के चाहते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मेरे इल्म में हैं, लेकिन अभी हम उस पर उस तरह से बात नहीं कर सकते ओपनली। जो उनकी जो नाराज़गी है या गुस्सा है, वो मकासद और उनके टारगेट कौन है बुनियादी तौर पे, जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, तो उसके ऊपर। तो उसमें मुझे जो जब आप दाएं बाएं देखते सारी सूरत हाल को बनज़र गायर जायज़ा लेने के बाद, तो हमें नज़र ये आता है कि खामोशी भी है और बेबसी और बेखबरी भी नज़र आती है। तो ये बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। एक दिन हमें लगता है कि शायद मामलात को ठीक तरफ चल पड़ेंगे, अगले दिन कुछ ऐसा वाक़या होता है जैसे आपने मेंशन किया रऊफ़ हसन साहब वाला हो गया, फिर PTI का वो हो गया, हाँ उनके दफ्तर वाला सील करने का और उनके तोड़ फोड़ का वहाँ पे वाक़या हो गया। तो यानी ये ऐसे गैर ज़रूरी इक़दामात हैं जो अगर ना किए जाते तो मेरा ख्याल है उससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ना था, ना कोई हुकूमत को फ़ायदा होना था, ना कोई PTI को बहुत बड़ा नुकसान, उल्टा PTI को फ़ायदा हो गया। वो फिर रोना धोना शुरू हो गया, फिर वो मजलूम बन के फिर अपना सारा वो अपने कर रहे हैं। फिर हम अदालतों की तरफ देखते हैं तो वहाँ से हमें जिस किस्म की बातें सुनने में आ रही हैं, जिस किस्म की ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, जिस किस्म के ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो उससे भी कोई खैर की खबर नहीं आ रही। उसमें भी टकराव और तनाव की कैफियत हमें नज़र आती है। तो ये बुनियादी तौर पे हम तो तबसरा ही कर सकते हैं, हमारे तो कोई इख्तियार नहीं है उस तरह से। हम सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि जो भी बाइख्तियार लोग हैं, मुक्तदरा है या दूसरे लोग जो है, सियासी लोग जो हैं, लेकिन राव खालिद साहब, आपको कोई इंटरनल फैक्टर नहीं नज़र आता है इस सब में? सिर्फ बैरूनी फैक्टर्स ही आपकी नज़र में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त? देखिए, इंटरनल फैक्टर्स जब होते हैं ना तो उसमें ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ तो पिछले दिहाइयों से एक दूसरे को ख़त्म करने के चक्कर में, एक दूसरे को सज़ा देने के चक्कर में, एक दूसरे से बदला लेने के चक्कर में रहती हैं ताकि वो उनकी स्पेस ख़त्म की जाए, अपनी स्पेस बढ़ाई जाए। तो वो होता है बुनियादी तौर पे। तो मैं उस पर भी मैं हमेशा मेरा आर्गूमेंट रहा है, पॉलिटिकल पार्टी से भी रहा है कि जब मैंने वकालत कुछ अर्सा की तो मेरे उस्ताद जो थे वो एक बड़ी बुनियादी बात कहते थे। क्या? वो कहते थे कि दूसरे बंदे का केस क्या है, वो किस तरह से आर्गू करता है, आप उसके रिबटल में जाने की बजाय अपना केस इतनी मजबूती से बिल्ड करो कि उसको रिबट ना वो कर सके। तो यहाँ मसला ये है कि हम दूसरे का केस खराब करने के चक्कर में होते हैं, अपना केस हमारा है ही कोई नहीं। एक दूसरे का बयानिया ख़त्म करने के लिए हम पता नहीं कहाँ तक चले जाते हैं, लेकिन अपना बयानिया हम बना नहीं पाते। अगर हम अपना बयानिया बनाएंगे, अपने ही आर्गूमेंट्स को मजबूत करेंगे, अपनी कारकर्दगी को बेहतर करेंगे, तो दूसरी साइड की आर्गूमेंट और सारा वो ख़त्म होती चली जाएगी और उसकी कन्विंसिंग पावर ख़त्म होती चली जाएगी। तो हमारा सियासतदानों का तो ये रहा है ये मसला। लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें जो ओवरऑल हमारे इन्वायरमेंट है, जिसमें मईशत आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, माशी सूरत हाल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर नहीं चल सकते। जो रिक्वायरमेंट है सब मुल्क की आपके, चाहे उसमें बैरूनी सरमायाकारी हो, चाहे आपके सनती फ़रोग हो, इन्वेस्टमेंट लोकल हो या बाहर से आनी हो, या बाकी मामला जो मुल्क के चल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपकी ख़राब हो रही है। ओवरऑल जब हम देखते हैं शहरों के हवाले से देख लें, ओवरऑल मुल्क के हवाले से देख लें, तो जो फोर्सेस हैं जिनको तवज्जो पूरी उनकी मबजूल होती है इन सारी चीज़ों की तरफ, उनको भी आप फिर डाइवर्ट करते हैं। जब आप
मकान गिराने के लिए भेजेंगे तो 150 पुलिस वाले आएंगे वहाँ पे, तो मीनवाइल गली मोहल्ले में जो चोर चक्के हैं उनको मौका मिल जाएगा सही बात है। कि अब पुलिस उधर लगी हुई है तो हम इधर से वारदात कर लें। ये और ये नॉर्मल सी बात है। ये जब भी ये प्रोटेस्ट होते हैं ना, जलसे धरने वगैरह होते हैं, उसमें वारदातें बढ़ जाती हैं क्योंकि फोकस जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का वो और तरफ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखने की है। जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, जो कंसर्न लोग हैं, जो सियाने लोग हैं, उनको मेरा ख्याल है गौर करना चाहिए, प्रायोरिटी सेट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। नजमुल साकिब साहब, कौन है जो सियासी इस्तेहकाम नहीं आने देना चाहता इस पाकिस्तान में? तमीन, देखिए, अगर आप सियासी इस्तेहकाम की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मुल्क की दो बड़ी सियासी पार्टियां, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके इत्तेहादी, इन सब के तई तो इस्तेहकाम आ चुका है। आपको नज़र आ रही है नून लीग सड़कों पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सड़कों पे कि जी सियासी इस्तेहकाम नहीं है, मुल्क में ये हो रहा है वो हो रहा है? नहीं आ रहा ना नज़र? नहीं। आपको देखना पड़ेगा कि सियासी इस्तेहकाम किस चिड़िया का नाम है। अच्छा। और वो कौन उस तरफ टेबल के उस तरफ कौन है और इस तरफ कौन है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सियासी इस्तेहकाम सिर्फ पीटीआई के लिए इस वक्त नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए नहीं है, जमात इस्लामिया के लिए नहीं है, लेकिन पूछें एमक्यूएम से, उनके लिए तो सियासी इस्तेहकाम आ चुका है। पूछें इस पूरी हुकूमत में तमाम वज़रा से, आप प्रोविंशियल असम्बलियों में पूछें, सबसे पूछें सिवाय केपीके के, क्योंकि केपीके की जो हुकूमत है वो हमें पता है पीटीआई की है और वो चाहती है कि पहले यानी फेडरेशन में सियासी इस्तेहकाम आए, मतलब ये कि खान साहब वापस दोबारा आए। तो पहले एक पॉइंट तो ये बड़ा क्लियर हुआ कि सियासी इस्तेहकाम की डेफिनेशन जो है, जो उसकी तारीफ है या जो उससे मकसद लिया जाता है, वो मुख्तलिफ जगहों पे आपको मुख्तलिफ नजर आएगा। बिल्कुल सही है। दूसरा ये कि ये सियासी इस्तेहकाम लाना जनरली स्पीकिंग जिम्मेदारी किसकी है? अब उसमें पार्लियामेंट आती है, अदलिया आती है, इस्टेब्लिशमेंट आती है, अवाम आते हैं, हुकूमत आती है और मीडिया आती है। ये मैंने 6 सुतून यानी आपको बताई हैं चीजें कि जिनकी जिम्मेदारी बन सकती है। इनमें से कौन जिम्मेदारी ले रहा है? पहले तो हुकूमत को निकाले ना, उनके लिए, उनके नजदीक तो ये सियासी इस्तेहकाम नाम की चिड़िया आ चुकी है और वो दाने चुग रही है। उसके बाद अवाम बेचारी कुछ नहीं कर सकती, वो महंगाई के यानी उसमें और बिजली के बिलों में फंसी हुई है, उनका वैसे भी कोई बस और इख्तियार नहीं है। मीडिया जो है उसको आप बार बार ये बता रहे हैं कि हमने आपको बोलने नहीं देना, बंदी हो रही है, हमने आपको बात नहीं करने देनी, तो उसको अपने ही मिसाइल में डाला हुआ है। अब आ जाते पार्लियामेंट में हो क्या रहा है हमारे सामने है, कोई काम की बात नहीं हो रही, जातियात पे बात हो रही है, किसी किस्म की पॉजिटिव यानी मुस्बित डेवलपमेंट हो नहीं रही। अदलिया पे आ जाते हैं, उनके अपने मसाइल हमारे सामने हैं, वो 6 जजों का खत देख लीजिए। इस्टेब्लिशमेंट को देख लीजिए, इस्टेब्लिशमेंट कहती है जी हम सियासत से दूर हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, सियासतदान आपस में ही सारा कुछ करें। तो मुझे ये बताइएगा कि ये सियासी इस्तेहकाम जनरली स्पीकिंग आएगा कहां से, कौन इसकी जिम्मेदारी ले रहा है? तो बॉटम लाइन इसमें ये निकली कि ये बहस चल रही है 8 फरवरी से पहले भी चल रही थी कि इलेक्शन आएंगे तो पता नहीं रावी चैन लिखेगा, फिर उसके बाद 9 फरवरी के रिजल्ट हमारे सामने जब आते हैं उसके बाद हालात फिर बदल जाते हैं। मकसद ये है कि इसमें ये फिशार पैदा रहे, ये इंतशार रहे। और अब इसमें ये जो साजिशी थेरियां हैं ना, मैं तो बिल्कुल इस पे यकीन नहीं रखता। मुझे ये बताइएगा कि अगर मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को ये कहा जाता है कि आप हुकूमत करें, अगर उनमें अखलाकी जुर्रत है और उनको पता है कि वो 27 सीटों से ज्यादा उनकी सीटें नहीं हैं, तो वो इनकार क्यों नहीं करते? सही बात है। वो क्यों नहीं कहते कि हम ये हुकूमत नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा हक नहीं है? आपने तो रिजर्व सीटें भी ले ली किसी की। तो इसमें मसला अखलाकियात का है, कोई साजिशी थेरी नहीं है। जो सियासी पार्टी है, जो सियासी लीडर है, उसको आप मिनिस्टर बना दें, प्राइम मिनिस्टर बना दें, सदर बना दें, देखें कैसे एक खामोश समंदर की तरह सूरत हाल होगी। तो इसमें जो पिस रहा है वो अवाम पिस रहे हैं, और वो पिस रहे हैं और उसकी बड़ी सख्त तकलीफ है रामी, बहुत सख्त तकलीफ है। बिल्कुल सही है।
साकिब, ये जो हम सियासी अदम इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं वो हमें पीटीआई के तनाजुर में ही ज़्यादा एविडेंट नज़र आता है। अब पीटीआई के साथ भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि धूप छाँव का एक आलम है। एक तरफ उनके मुख्तलिफ रहनुमा मंजर आम पर आना शुरू हो गए हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि शायद रिलीफ मिल रहा है, जैसे हमाद अजहर साहब आ गए या परवेज़ इलाही साहब रिहा हो गए। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पीटीआई पर क्रैकडाउन भी हो रहे हैं। रऊफ़ हसन साहब पर हमला हो जाता है, फिर मरकज़ी दफ्तर सील हो जाता है। तो आपकी क्या रीडिंग है इस वक्त? पीटीआई के लिए आसानियाँ नज़र आ रही हैं या मुश्किलात बढ़ने वाली हैं? आसानियाँ भी नज़र आ रही हैं, लेकिन मुश्किलात बढ़ने का फैक्टर मेरे ख्याल में ज़्यादा है, क्योंकि आज जो पंजाब हुकूमत है, उनकी जो तर्जुमान है, जो इतलात की वज़ीर हैं उज़्मा बुखारी, उन्होंने ये कहा है कि वो जो बानी पीटीआई हैं उनके ख़िलाफ़ कोई नया मुकदमा दर्ज कराने या शुरू करने की मंजूरी दी है। मतलब पंजाब की जो काबीना है उसने मंजूरी दी है। कौन सा मुकदमा है? अब वो जो मुकदमा है वो बताया जा रहा है कि अब उसके हवाले से तफसीलात उन्होंने शेयर नहीं की। अच्छा। लेकिन कुछ बताया इस किस्म की तफसीलात जो है वो आ रही हैं कि शायद जो को बयानात दिए गए हैं कि इदारों के जो सरबराहान हैं उनके हवाले से को मुतनाज़ा बयानात हैं, उन बयानात के तनाजुर में ये मुकदमा जो दर्ज किया जाएगा। अच्छा। और इसके अलावा नैब जो है वो 10 और गिफ्ट ले आया है सामने कि उन पे भी क्वेश्चन मार्क है। तोशा खाना के जो गिफ्ट्स हैं उसमें नैब एक नया मुकदमा बना रहा है। एक ट्रायल ऑलरेडी जो इमरान खान साहब हैं उनका चल रहा है, वो बड़ा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये 3 चीज़ें हैं। इसके अलावा रात का अगर आप देखें तो इस्लामाबाद का जो दफ्तर है उनका, उस पर जो तजावज़ात हटाए गए और बहुत सारी चीज़ें रात के 1-2 बजे जो है वो मामलात हुए। तो इसके अलावा और भी उनके जो चीज़ें जो है वो चल रही हैं बिहाइंड द सीन। मेरा ये ख्याल है कि हर चीज़ जो आप फ्यूचर का या मुस्तकबिल का जो सिनेरियो है बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। जो आसानियां भी मेरे ख्याल में आसानियां भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये जो मुकदमात की आपको लिस्ट में आपके सामने रखी है, नए मुकदमात हैं। इसका मतलब ये है कि अडयाला जेल में जो कैद हैं वो बाहर ना आ सकें जल्दी। ये इसका जो बिल्कुल आसान अल्फाज में जो मकसद नज़र आ रहा है कि अगर वो किसी केस में उनकी रिलीफ मिल भी जाता है तो नया केस तैयार हो और उनकी गिरफ्तारी हो जाए और वो बाहर ना आ सकें। अच्छा। लेकिन बाहर जो है वो पॉलिटिकल पार्टी और दूसरी जानिब जो सियासी अदम इस्तेहकाम की बात हो रही है वो मेरा ख्याल में 8 फरवरी के बाद जारी है और उसमें तेज़ी आई है। और उसमें तेज़ी की वजह जो जुडिशरी दरमियान में आई है, मेरे ख्याल में वो तेज़ी की वजह है ये जो पॉलिटिकल पार्टी है पीटीआई बतौर पॉलिटिकल पार्टी, अभी 4 दिन पहले इमरान खान साहब के साथ जितने भी उनके रहनुमा मिले हैं उन्होंने कहा आप तैयारी पकड़े, हम जो है वो जल्दी मैं एहतजाज की कॉल देने लगा हूँ। तो ये चीज़ इस तरफ जा रही है। मौलाना फजल रहमान साहब से जो उनकी मुलाकात हुई है, जरा ये कहते हैं कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ चीजें तय की हैं। अच्छा। लेकिन वो कहते हैं कि अभी हम अपने अपने ताई एहतजाज जारी रखेंगे। आगे चलकर कुछ ट्रस्ट लेवल जो है वो बनाना चाह रहे हैं दोनों जो साइड्स हैं, तो उसके बाद हम जो है वो इकट्ठे होके उसको पॉइंट आउट करेंगे। गंडापुर साहब के होते हुए कैसे ट्रस्ट बनेगा पीटीआई और फजल रहमान साहब में? नहीं, वो बड़ा वाज़े तौर पर अडयाला जेल से पैगाम चला गया है जो गंडापुर को के मौलाना फजल रहमान जो है उनके हवाले से आपकी जो उसमें हल्के की सियासत है वो हल्के तक रखें। आप वज़ीर आला हैं और जो पीटीआई को आपके नुमाइंदा हैं, तो इसलिए हल्के की सियासत हल्के तक रखें। तो वो आपने देखा होगा कि अभी तकरीबन पिछले 2 हफ्ते में उनका कोई बयान जो है वो मौलाना साहब के हवाले से नहीं आया। तो ये ओवरऑल जो सिचुएशन है, जुडिशरी का जो मामला है, जुडिशरी की वजह से एग्जीक्यूटिव आजकल बहुत परेशान है। तो इसलिए ये सारी सूरत हाल जो मुस्तकबिल का सिनेरियो को नॉर्मल भरल नहीं है। चलें देखते हैं आने वाले वक्त में क्या क्या तब्दील होती हैं, क्या क्या गुत्थियां हमें सुलझती हुई नजर आती हैं। लेते हैं एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। फेक न्यूज़ की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत ने हत्या की इज्जत बिल मंजूर किया है। इस बिल में है क्या? इस बिल के मुताबिक कोई भी ऐसा शख्स जिसको लगे कि उसकी साख को नुकसान पहुंचाया गया है वो सिविल कवानीन के तहत हत्या की इज्जत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर सकता है।
इससे पहले उसे ये साबित करने की भी ज़रूरत नहीं होगी कि उसकी साख को हकीकी तौर पर कितना नुकसान हुआ। फिर इस कानून के दायरे इख्तियार में हर वो शख्स आएगा जो सोशल मीडिया की वेबसाइट्स के ज़रिए आवाम तक पहुँचाने के मकसद से तस्वीर, आवाज़ें, इशारे, अलामात या तहरीरें नशर करेगा। उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और एप्लीकेशंस में फेसबुक शामिल है, एक्स या ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टिकटॉक वगैरह भी शामिल है। तो इस बिल पर सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से तो खासा एतराज़ किया जा रहा है। हुकूमत इसे डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज़ से निपटने के लिए ज़रूरी करार दे रही है, मगर सहाफ़ियों का ये कहना है कि ये बिल असल में आज़ादी इज़हार राय और प्रेस फ्रीडम पर एक कदगन है और आइन के आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है। नज़ीमुल साकिब साहब, ये बिल एंटी फेक न्यूज़ बिल है या फिर एंटी फ्री स्पीच बिल है? देखिए, सबसे पहले तो इस वक्त सूरत हाल देख लेते हैं, क्योंकि अगर आइन देखेंगे आप तो उसमें आपको पता लगेगा कि कोई भी असेंबली पास तो कर सकती है बिल, लेकिन कानून उस वक्त बनता है जब फेडरेशन के ज़िम्मन में सदर पाकिस्तान साइन कर दें या प्रोविंस के सिलसिले में गवर्नर साहब साइन कर दें। ठीक। गवर्नर साहब क्या कह रहे हैं ये याद रहे कि बिल पास हो चुका है, लेकिन उसकी तौसीक और उसके ऊपर कानून बनना मेरे ख्याल में अभी एक छोटा सा मरहला बाकी है। मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद गवर्नर साहब इसको रिव्यू करवाएंगे, बाद में कर लेते हैं, कानून बन जाता है वो बाद में देखेंगे। इस वक्त की बात कर रहे हैं जबकि हम बात कर रहे हैं। ठीक है। दो उन्होंने बयानात दिए हैं जो मुझे सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि इसमें गवर्नर साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिनके वो गवर्नर हैं ये इस बिल के हक में नहीं है। पहला बयान उनका ये है कि बिल पर नजर सानी की जरूरत है, यानी इसको दोबारा से देखने की जरूरत है। ये बिल हरफे आखिर नहीं है, हरफे आखिर नहीं है। दूसरा ये कि काबिल एतराज बातें इस बिल से निकाली जाएं। इसका मतलब ये है कि गवर्नर साहब जिन्होंने इसकी तौसीक कर दी है, जिन्होंने इसको साइन करके तो कानून बनाना है, उनका ये ख्याल है कि इसमें कुछ काबिल एतराज बातें मौजूद हैं। तो ये तो हो गई इस वक्त की सूरत हाल। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। देखिए, जितनी जल्दी में ये बिल पास किया गया है ना, हमारे यहाँ आजकल हर काम जल्दी जल्दी हो रहा है। पता नहीं इनको यकीन नहीं है कि सुबह आएगी तो हम चीफ मिनिस्टर होंगे कि नहीं, सुबह आएगी तो सूरज निकलेगा कि नहीं। वो इतनी जल्दी किस चीज की है? आप उस पर थोड़ा सा जरा गौर खौफ करने का अपोजिशन को भी तो मौका दे दीजिए को खुदा को खौफ भी कोई चीज होती है। लेकिन नहीं, फटाफट करे, कोरम पूरा हो गया, चले जी शाबाश ये करें। तो इसमें जल्दी से जरा थोड़ा सा आज शक पैदा होता है कि इतनी जल्दी की जरूरत क्या थी। फिर दूसरा शक ये पैदा होता है या सवाल ये पैदा होता है कि 2002 का ऑर्डिनेंस मौजूद है, पीका मौजूद है, उस पे तो इम्प्लीमेंटेशन के मसाइल हैं। आप नए से नया ले आएंगे, कल को केपी में एक आ जाएगा इसके बिल्कुल उलट, फिर हम क्या करेंगे? सिंध वाले कहेंगे जी कि नहीं, असल में तो ये यानी हद तक इज्जत का उसकी डेफिनेशन ये है, उसमें ये होना चाहिए। 2 पॉइंट्स। इस बिल से पहले भी सोशल मीडिया और कोई अदलिया के खिलाफ बात करता है या कोई जर्नलिस्ट है तो वो तो पकड़ धकड़ तो जारी थी। सही बात। अब ये होगा कि ये पकड़ धकड़ जो होगी वो कानून के मुताबिक होगी, वो कानून के मुताबिक होगी। अच्छा, मेरी बात समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है। पहले ये होता था कि हमें पता लगता था फलां जर्नलिस्ट जो है वो गायब हो गया फलां। अब ये है कि कानून के मुताबिक होगा। मुझे तो इसमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जब फैसला हो जाए, जब ठीक है जी कानून के अंदर ले। यानी दूसरा पॉइंट, विफाकी और सूबाई हुकूमतों को कानून साजी का इख्तियार है, प्लीज इसको मानिए। ठीक है। और सिर्फ ये ना कहिए कि जी वो क्यों कर रहे हैं, भाई उनको इख्तियार है। अच्छा। अब वो अपना इख्तियार इंसाफ की बेसिस पे करते हैं इस्तेमाल, या उसको वो नाइंसाफी या बीच में कुछ रख के कुंडियां रख के करते हैं, ये उनकी सवाबदीद है, लेकिन उनके पास इख्तियार मौजूद है। आखिरी बात जी, इजहार राय जो है ना जी, वो शुतर बेमहार नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इस बिल में गला घोंटा जा रहा है तो गलत बात है, और दूसरी तरफ से इजहार राय अगर शुतर बेमहार है तो उसकी तरफ भी देखना चाहिए, वो भी गलत है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राव खालिद साहब, आपके ख्याल में इस बिल में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ होती है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये स्टेप्स होते हैं और उनके पर्पस वो नहीं होता जो बताया जाता है। ठीक है कि जी इसमें जो लोग लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं या डिफेम कर रहे हैं लोगों को, उनका पकड़ना मकसूद है, बल्कि असल में टारगेट किलिंग होती है ऐसी जो लॉज बना के ना।
और उसमें घेरा जाता है लोगों को, जिनको घेरना होता है उनको घेरा जाता है। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा मसला है इन बिलों का, ये मिस यूज़ ऑफ जो लॉ है वो हमारे यहाँ हिस्ट्री है पूरी। आप कहेंगे तो मैं हज़ारों मिसालें दे दूंगा आपको। अच्छा, फिर एक हिस्ट्री मुस्लिम लीग नून की भी है, वो इस किस्म के कवानीन बनाने में बड़े माहिर हैं, और हिस्ट्री ये भी है कि वो खुद ही फंसते हैं ऐसे कवानीन में। मैं आपको 2-3 मिसालें दे देता हूँ। एक 1997 में ATA बनाया था, मियाँ साहब ने, अपोजिशन ने बड़ी उसकी मुखालफत की थी। अच्छा। कि ये ना करें, एंटी टेररिस्ट एक्ट जो आप बना रहे हैं, इसमें जो चीज़ें आप डाल रहे हैं, ये बड़ा डेंजरस कानून बना दिया, ये बड़ा ख़तरनाक होगा। और मियाँ साहब आखिर में तैयारा हाईजैकिंग केस में उसी कोर्ट और उसी एक्ट का शिकार हुए। उसके बाद एहतसाब सेल इन्होंने 97 में बनाया था, जो बाद में मुशर्रफ ने उसको एहतसाब एक्ट बना दिया। अच्छा। और नैब बन गया उसके उसी लॉ की रोशनी में। नैब का चांस मिला ख़त्म करने का 2013 में, पीपल्स पार्टी इनको ख़त्म कर देने का, नहीं जी हमने तो भुगत लिया, अब दूसरे भुगतेंगे। दोबारा फिर फंस गए वहीं पे आके उसी केस में। ये जो इन्होंने सारा मामला किया। पीका इसी तरह से जी बिल्कुल नून ने पास किया, उसके बाद उसको भुगतना पड़ा। PTI करना चाहती थी, उस पर प्रेशर आया, वो उस तरह नहीं कर पाए। लेकिन मसला ये PTI भी अब चीख रही है। जब पीका अमेंड कर रहे थे उस वक्त हम जब बताते थे कि भाई ये ना करो, ये गलत है, आप बहुत ज़्यादा आप कर रहे हो, तो उस वक्त उनको नहीं, आप उनको भी लग रहा है कि जी बड़ा गलत हो गया सब कुछ। जी बिल्कुल। मसला ये है कि एक ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि हर हुकूमत 90s में भी, अर्ली 90s में भी नून की गवर्नमेंट में एक बड़े अखबार के उसकी पब्लिकेशन ऑलमोस्ट बंद ही कर दी गई थी, और उसके मालिक के साथ भी बड़ी ज्यादती की गई। अच्छा। तो इस तरह के मामला जो हैं ये होता, ये कोई भी हुकूमत अपनी नाअहली, बैड गवर्नेंस को समझती है कि उसकी जिम्मेदार जो है ना वो मीडिया है, या अब सोशल मीडिया आ गया है, उसको समझती है। मैंने पहले हिस्से में भी कहा कि अगर आप परफॉर्म करेंगे, अगर आप गवर्नेंस ठीक देंगे, किसी का दिमाग ख़राब नहीं है कि किसी की इस किस्म की बातें वो सुने। आप जब एक गलती करते हैं तो लोग उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे। जब कैमरा किसी चीज़ पे आता है तो उसको मैग्नीफाई करता है, वो जब रिपोर्ट होता है वो मैग्नीफाई होती है। तो इसलिए वो तो चीज़ें हो रही हैं। आप जब अपनी परफॉर्मेंस ठीक करेंगे, आप अपना काम ठीक करेंगे, तो सब कुछ ठीक होगा। ये उज़्मा बुखारी साहबा की जो बात की है वो भी इसी लॉ पे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। हाँ। इस लॉ के तहत ही वो जो पुराने बयानात है या आपके जो बयानात है उसको उठा के वो कुछ कार्रवाई डालने के चक्कर में है। उसकी थोड़ी सी शुनीद मुझे भी मिली है, और देखें जब पास होगा तो फिर पता चलेगा। चलें साकिब, नून लीग मुसलसल ये कह रही है कि भाई ये एक डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज़ को केटर करने के लिए या उसे कॉम्बैट करने के लिए एक बिल लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर बगैर सबूतों के इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन होती रहती है, और अभी तक इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ होता मगर उस इंसान की धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं पब्लिकली, मीडिया में आके बात करके। डिसइंफॉर्मेशन के लिहाज से ठीक है, समझ आती है, इट मेक सेंस, बट वही प्रॉब्लम है कि एक लाइन है सेंसरशिप के दरमियान और डिसइंफॉर्मेशन के दरमियान, वो लाइन क्रॉस ना हो। क्या इसके लिए कोई मेजर लिया गया है इस बिल में? इसके लिए कोई मेजर जो है वो नहीं लिए गए, इसलिए इस पर तनकीद हो रही है। और ख़ास तौर पर कोई बंदा अगर ये समझे कि उसकी साख को नुकसान पहुंचा है तो वो इस हवाले से केस फाइल करेगा, और उसको इनिशली साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी साख को नुकसान क्या पहुंचा है। अब यहीं पे आप देख लेना कि अगर मैंने कोई बात की है तो लाहौर बैठा एक बंदा जो है वो मुझ पे केस करेगा और वो कहेगा कि आप आए ना, तो उसको इनिशली साबित करने की भी ज़रूरत नहीं है। और इनिशली जो जुर्माना है वो अगर अदालत कहे कि हम जो है वो इंटरम ऑर्डर के जरिए आपको जुर्माना कर रहे हैं, वो अदा करें, फिर केस चलेगा। फिर केस के आप फैक्ट्स जो है वो रिपोर्ट भी नहीं कर सकते, बात भी नहीं कर सकते। फिर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है गैर मुनसिफाना तनकीद। अंदाजा लगाएं कि गैर मुनसिफाना या मुनसिफाना तनकीद का ये डिटरमिन कौन करेगा? मतलब मैं एक तनकीद कर रहा हूँ एग्जेक्टिव हेड पे, हाँ। जो है वो कौमी खजाने से उन पर खर्च हो रहा है, तो उसको वो अगर कह दे कि ये जी गैर मुनसिफाना तनकीद है तो फिर मेरे खिलाफ केस बनेगा। फिर एक और चीज उन्होंने कहा है कि जी नहीं, फेक न्यूज, डिसइंफॉर्मेशन, उस पर तो कोई दो राय नहीं है, उस पर रुकना चाहिए। लेकिन ये जो तनकीद है, तनकीद बाज़ औक़ात बड़ी सख्त तनकीद होती है, और वो तनकीद, सख्त तनकीद सहने का हौसला होना चाहिए हमारे जो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है पब्लिक ऑफिस होल्डर कोई मुकद्दस गाय होती है, कोई उन पे बात नहीं हो सकती। आखिरी बात सिर्फ ट्रिब्यूनल्स है ना, वो गवर्नमेंट के हाथ में होंगे, ट्रिब्यूनल्स गवर्नमेंट के हाथ में होंगे, उन्होंने लगाने हैं और उन्होंने सारा जो है वो आगे लेकर चलना है।
इसमें एक चीज, जी, पिछले quickly दिनों कर एक दीजिए। मामला हुआ था, एक सहाफी के खिलाफ एफआईए ने केस किया, वो 20 दिन जेल में रहा, 1.5 माह बाद हाई कोर्ट ने डिसाइड किया ये केस तो बनता ही नहीं हाँ, था। आप तो ये अंदाजा लगाएं, ज्यादतियां- ये होता है ज्यादतियां भी misuse। देखने की जरूरत है। यूज पे बिल्कुल कम और ठीक है। मिसयूज ज्यादा ये होता बड़ा है। इंपॉर्टेंट आ गया, मिसयूज नहीं होना चाहिए। नजमू साकिब साहब, आज क्या सवालात लेके हैं आप नाजरीन के लिए? एक खबर के मुताबिक रामीन, अगले माह से इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। जी, 30 एयर कंडीशनड बसें चीन से कराची पहुंच चुकी हैं, को तकरीबन 50 रुपया किराया होगा। ज़रूरी सवाल ये है कि बिजली से चलने वाली बसों में कैसे सफ़र करना है। क्या शहरियों के लिए कोई इस सिलसिले में क्रैश कोर्स का भी बंदोबस्त किया जा रहा है? वेरी इंटरेस्टिंग। आज का गैर ज़रूरी सवाल, जी, चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहिबा ने फरमाया है, वज़ीर आला बनकर पता चला हम अवामी ज़रूरियात पूरी करने में बहुत पीछे हैं। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि क्या मोहतरम चचा जान शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनकर अवामी ज़रूरियात का पता चला है कि नहीं, और अगर पता चल गया है तो क्या वो ये ज़रूरियात पूरी करेंगे कि नहीं बिल्कुल ठीक है। करेंगे? सवालात आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।